स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेटर में। आर्यवचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर जो रिलेटेड है बायोलॉजी से। बायोलॉजी की इस बेहतरीन क्लास में एक बार फिर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम 11 अगस्त के लिए अंतिम युद्ध करेंगे जिसमें आपको मिलेगा बहुत शानदार कंटेंट और डाटा। आज के क्वेश्चन जो हैं वो उन्हीं क्वेश्चनों की तरह इतने महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। अपने राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 12th एनसीईआरटी के सारे वीडियोज़ की यदि मैं बात करूं तो आपको मिल जाएंगे। वहां यदि आप विजिट करेंगे तो 2600 से लेकर के 2800 के बीच एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सुनकर सुनकर हैरानी होगी, इतने सारे एमसीक्यूज। काफ़ी अरसे से अपना चैनल काम कर रहा है जिसमें 300 प्लस वीडियोज़ हैं, जिनमें से 160 प्लस वीडियोज़ 12th एनसीईआरटी के हैं, जहां पर आपको विजिट करने पर बहुत सारा कलेक्शन मिल सकता है। तो बिल्कुल यदि एक बार फिर से आप विजिट करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और आपको पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है जो धमाकेदार होने वाला है। बिल्कुल स्टूडेंट करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पादपों की हम बात करेंगे, पुष्पीय पादपों की हम बात करेंगे। उसमें भी किसकी बात कर रहे हैं हम? एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, यानी भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं। कैसा होता है भाई? एक गुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, बहुगुणित होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थी को बड़े ही गौर से प्रत्येक क्वेश्चन तक पहुँचना है और समझना है। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पास में जाना होगा? आपको जाना होगा स ऑप्शन के पास में। यानी भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। यदि आपको ध्यान में हो तो यदि हम बात करें इस प्रकार से आपके सामने 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय भ्रूणकोष होता है। बिल्कुल होता है। जैसे देखो क्या होगा, हम बात करते हैं दोहरे निषेचन की, डबल फर्टिलाइजेशन की। तो एक नरयुग्मक क्या काम करता है? ध्रुवीय इकाई के साथ में जुड़ जाता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। ध्यान देना, एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है और ये त्रिगुणित संरचना त्रिगुणित प्राथमिक केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। बिल्कुल, जिससे किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो डेफिनेटली पहले क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर स ऑप्शन होगा, यानी त्रिगुणित होगा, ट्रिपलेट होगा। ठीक है। अब देखो बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बीजांडकाई में होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, गुरु बीजाणु में होता है, या फिर भ्रूणकोष में होता है? दीजिए करेक्ट आंसर। यदि आपने अच्छी तरीके से थ्योरी क्लास पढ़ी है और अच्छी आपने प्रिपरेशन की है तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने भी आए होंगे और आप बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे लाडले करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? देखो हम बात करते हैं बीजांड के अंदर क्या होता है। यानी बीजांड जो होता है वो सजीव मर्दूत की कोशिकाओं का बना होता है। एक बात तो आपको ये याद रखना, इन सजीव मर्दूत की कोशिकाओं में से एक कोशिका अपने आकार में बड़ी हो जाती है, वृद्धि कर लेती है और सघन जीवद्रव्य वाली हो जाती है, जिसको कहा जाता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट होता है, तो ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। और इस प्रोसेस को किसके नाम से जानते हैं? गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरे पॉइंटों को समझना। देखो ध्यान से, बीजांड जो होता है वो सजीव मर्दूतकीय कोशिकाओं का बना होता है। उनमें से एक कोशिका जो होती है वो अपने आकार में वृद्धि कर लेती है और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाती है। इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में मियोसिस फर्स्ट विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। बिल्कुल याद रखना, जो रेखीय क्रम में होते हैं और ये गुरु बीजाणु जो होते हैं, ध्यान से समझना भाई, अगुणित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? हेप्लोइड संरचना होती है। तो एक परिभाषा भी बन जाती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेटली बच्चा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने पास में जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो आया अपने पास में ब ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आया है? ब ऑप्शन। मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करता हुआ जा रहा हूँ, अच्छे से आपको आज की क्लास भी समझ में आएगी जैसे पहले क्लास आपके सामने रखी गई है। बच्चों को
बच्चों का टाइम खराब नहीं हो, एग्जाम की दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट सार हैं वो आपके सामने रखे गए। और स्टूडेंट्स, अब आपको थ्योरी क्लास नहीं पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है। मैं नहीं कहता कि आप राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर सकते हैं, आप किसी भी बुक से भी कर सकते हैं, किसी अदर चैनल से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सफलता के रहस्य अब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो आपके पास में जो 24, 25, 30 घंटे बचे हैं, उस घंटे के अंदर आपको यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। बिल्कुल। अब देखो, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सेशन को शेयर करना, प्रत्येक विद्यार्थी तक अपना क्लास पहुंचना चाहिए। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने रखा गया है। पुष्पी पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? एक और रामबाण क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है, पुष्पी पादपों में नर युग्मक किससे बनते हैं? मेल गेमेट्स किसके विभाजन से बनते हैं? लघु बीजाणु के विभाजन से बनते, जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं, कायिक कोशिका के विभाजन से बनते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के विभाजन से बनते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबका आंसर आना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, इसका करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना मेरे लाडले। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत किसके पास में पहुंचना होगा? ब ऑप्शन के पास में पहुंचना होगा, यानी जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं। ब ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। याद होगा, जब प्राक्कण की बात करते हैं तो प्राक्कण के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कायिक कोशिका होती है, एक जननी कोशिका होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, खाद्य पदार्थ से भरपूर होती है, जननक कोशिका छोटी होती है, जो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। बिल्कुल। और जैसे ही परागकण से परागनलिका निकलती है, उस समय जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से, यदि विभाजन भी पूछ लेना तो आपको मेरे लाडले याद रखना, समसूत्री विभाजन होने से 2 नरयुग्मक बन जाते हैं। कितने नरयुग्मक बनते हैं? 2 नरयुग्मक। तो बिल्कुल यहाँ पर नरयुग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होगा? तो जनन कोशिका के विभाजन से होगा। अब बात करेंगे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। भ्रूणकोश स्थित होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया है। भ्रूणकोश स्थित होता है, बीज में होगा, भ्रूण में होगा, बीजांड में होगा, भ्रूणकोश में होगा। अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया है। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको अच्छी तरीके से समझना है कि जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय संरचना होती है। बिल्कुल। और ये किसके अंदर पाया जाता है? ये बीजांड के अंदर पाया जाता है। और बीजांड किसके अंदर पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो देखो, भ्रूणकोश स्थित होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत किसके पास में जाना होगा? स ऑप्शन के पास में, यानी किसके पास में जाना होगा? बीजांड के पास में जाना होगा। तो भ्रूणकोश किसके अंदर स्थित होता है? बीजांड के अंदर स्थित होता है, ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। परागकणों को कई वर्षों तक द्रव्य नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार लाइन है एनसीईआरटी की। परागकणों को कई वर्षों तक द्रव्य नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाता है, जिसका तापमान होता है, टेम्परेचर क्या होगा? माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 120 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर मेरे लाडले माइनस का 160 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ दीजिए आप तो करेक्ट आंसर। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? और आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, बहुत ही शानदार मसाला आपके सामने रखा गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना मेरे लाडले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा ए ऑप्शन के पास में। किसके पास में जाना होगा? ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। बिल्कुल, माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर द्रव्य नाइट्रोजन की उपस्थिति में हम परागकण जो होते हैं, पोलेन ग्रेन जो होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? आरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। एक आवर्तबीजी पादप में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ में। एक आवर्तबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु में क्या विकसित होता है? दीजिए करेक्ट आंसर। कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे? एक आवृतबीजी पादप में, एक एंजियोस्पर्म प्लांट में कार्यशील या सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है में क्या विकसित होता है? बीजांड होगा, भ्रूणपोष होगा, भ्रूणकोश होगा, या फिर द ऑप्शन में कह रहा है कि इसके अंदर भ्रूण होगा। इसका करेक्ट आंसर दीजिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, अच्छी बात को समझना। यहाँ पर अपने पास में है क्रियाशील गुरु बीजाणु। यहाँ पर अपने पास में क्या है? क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ठीक है ना। क्रियाशील गुरु बीजाणु मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सक्रिय गुरु बीजाणु या क्रियाशील गुरु बीजाणु। जब इसके अंदर फर्स्ट केंद्र के विभाजन होता है तो दो केंद्रक का निर्माण होता है। सेकंड होगा तो दो से कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। और थर्ड होगा, यहाँ पर सेकंड होगा, यहाँ पर थर्ड होगा, तो 4 से कितने बन जाएंगे? यहाँ पर 8 केंद्रक बन जाएंगे। फिर 8 केंद्रक जो होते हैं, इनमें से एक एक केंद्र सेंटर में आ जाता है और 3 3 परिधि के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसका नाम होता है भ्रूणकोश। क्या होता है? भ्रूणकोश। एम्ब्रियो सेक होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में स ऑप्शन जो निकल के आया वो बिल्कुल राइट निकल के आया, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु में क्या विकसित होता है? तो याद रखना, एम्ब्रियो सेक होता है, भ्रूणकोश होता है, जिसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। स्टोर्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1879 में पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम पादप में सबसे पहले इस प्रकार के भ्रूणकोश का अध्ययन किया था। इसलिए इस प्रकार के भ्रूणकोश को पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब बच्चों बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। फेलोपियन नलिका में कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपके सामने देखो, ये आपके सामने ओवरी है और अंडाशय की बात करते हैं और यहाँ से निकलती है ओविडक्ट, निकलती है, बिल्कुल अंडवाहिनी निकलती है। अगला क्या कहना चाहता है? फेलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है? किसके? अंडाशय की बात कर रहा है, तो ये आपके सामने अंडाशय। तो लगभग बच्चा ये किसकी बात कर रहा है? इस वाले भाग की बात कर रहा है। डायग्राम को समझो अच्छे से। ये इनफंडिबुलम होता है, ये एम्पुला होता है, सर्विक्स होता है, इस्थमस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। यहाँ आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। कितना शानदार क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूँ यदि सारे बच्चों ने अपनी थ्योरी क्लास को अच्छे से पढ़ा है और डीप गए हैं यदि आप स्टडी के अंदर, तो डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन का तो आप आंसर बड़े ही इजी वे में आप निकाल देंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है मेरे लाडले। करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है। देखो समझो इस बात को, क्या कहना चाहता है पहले इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फेलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकट होता है? ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। चलो देखो बच्चों बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं, ये जो आपके सामने अंगुलीनुमा उपहार दिखाई देते हैं इनको झालर या फिमरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और झालर और फिमरी के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है इनफंडिबुलम, जिसको कीपक कहते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं? कीपक। और कीपक के आगे का फूला हुआ जो भाग होता है उसको कहते हैं एम्पुला या तुम्बिका, ठीक है जी। सर्विक्स गिरवा जो होती है ये पाई जाती है मादा जनन तंत्र में। देखो कौन से वाले भाग में पाई जाती है? गर्भाशय वाले भाग में पाई जाती है। कौन से वाले भाग में पाई जाती है? गर्भाशय वाले भाग में। तो अंडवाहिनी का इसके साथ में तो कोई रिलेशन नहीं है। इस्तमस्त संकीर्ण पथ होता है वह भाग जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है। ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स कर दिया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस्तमस्त को। तो डेफिनेटली कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाडले? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो आया अपने पास में इनफंडिबुलम। क्या आया अपने पास में? इनफंडिबुलम। यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चा थोड़ी सी हम बात करते हैं आगे, इस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना 8 नंबर क्वेश्चन में, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम oogenesis मैकेनिज्म पढ़ते हैं, अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि 3 प्रावस्थाओं में चलता है। पहले अपने पास में मल्टीपल फेज आता है गुणन प्रावस्था, उसके बाद में ग्रोथ फेज वृद्धि प्रावस्था और लास्ट में आ जाता है मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्व प्रावस्था, ठीक है। अब इसमें गुणन प्रावस्था में समसूत्री होता है और वृद्धि के बाद में जैसे परिपक्वन हो जाती है तो वृद्धि कोशिका के अंदर जो बनी थी उसके अंदर हम मियोसिस फर्स्ट करते हैं। लेकिन अगला कह रहा है कि सेकंड कब होता है? निषेचन होने तक नहीं होता, गर्भाशय में आरोपण, जन्म या यौनारंभ। या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने वाला बच्चा बिल्कुल इस लाइन को, इस चैप्टर को बड़े ही गौर से पढ़ चुका होगा। मानव मादा में अर्धसूत्री सेकंड किसके पूर्ण होने तक नहीं होता? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर आएगा अपने पास में निषेचन, यानी अपने पास में जो ए ऑप्शन है मेरे लाडले वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की जो आपके सामने रखा गया है। रजो चक्कर का तात्कालिक शुरू हो जाना।
वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, रजो चक्कर का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उपलब्धता समाप्त होने के कारण से होता है। देखो, मासिक चक्र की यदि बात करें तो एक दिन से लेकर के 28 दिन तक चलता है। 28 या 29 दिन के बाद में उसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है बच्चा। अब क्या कहना चाहता है कि इस समय कौन सा हार्मोन होता है जो गिर जाए या उसकी उपलब्धता समाप्त हो जाए और अगला मासिक चक्र पुनः शुरू हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन होगा, एफएसएच होगा, एफएसएच होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। बहुत ही शानदार मसाला आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल 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 सबका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों, ध्यान देना, आठवें चक्कर के लास्ट में यदि मैं बात करूं तो आपको पता है कि इसका जो लास्ट फेज होता है, जो थोड़ी सी देखो इसकी चर्चा अच्छी तरीके से ही करेंगे हम, 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन के बीच में होती है। और इस अवस्था को हम कार्पस से ल्यूटियम की अवस्था कहते हैं, यानी इसको स्रावी या ल्यूटियल प्रावस्था के नाम से जानते हैं। और इस दौरान देखो क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है और कार्पस ल्यूटियम का निषेचन नहीं होने से कार्पस एल्बिगेंस का निर्माण होता है और उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिर जाता है और अगला आर्तव चक्कर जो होता है वो शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली मेरे लाडले यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो द ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा किया जाता है। एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है बच्चा, अच्छे से पढ़ के जाना। सर्टोली कोशिका का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीएच ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, एलएच हार्मोन। बिल्कुल आपके सामने रखे गए हैं। बहुत ही हल्के फुल्के से क्वेश्चन है। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जानने वाले हैं कि सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। एफएसएच होगा, जीएच होगा, प्रोलेक्टिन होगा या फिर एलएच हार्मोन होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जाना है ए ऑप्शन के पास में, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो सर्टोली कोशिका का नियमन करता है। और यदि एलएच की बात करेंगे ना, तो एलएच का भी एग्जाम में पूछा जा सकता, तो भूल मत जाना। यहाँ पर आपको याद रखना है अंतराली कोशिका होगा या फिर कैसी कोशिका होगा, लीडिंग कोशिका। ठीक है, तो दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हुआ राइट। अब हम बात करते हैं 11 नंबर की। क्या कहता है, यदि स्तनी अंडाणु निषेचन नहीं हो पाता है, स्तनी में अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक असंभावित है। देखो, यदि स्तनी अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक असंभावित है जो नहीं हो सकता। देखो क्या कहना चाहता है, एस्ट्रोजन का श्रवण और भी तेज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का श्रवण तेजी से गिर जाएगा, कार्पस ल्यूटियम टूट जाएगा, प्राथमिक पुटक विकसित होने लग जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। एस्ट्रोजन का श्रावण और भी तेज हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का श्रावण तेजी से गिर जाएगा, कार्पस ल्यूटियम विघटित हो जाएगा, प्राथमिक पुटक विकसित होने लग जाता है। देखो बच्चों, अच्छी तरीके से समझना। बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है, कार्पस ल्यूटियम टूट करके कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है और प्राथमिक पुटक कोशिका विकसित होकर के धीरे धीरे ग्राफीन पुटक कोशिका में बदल जाती है। समझ में आया। एस्ट्रोजन का श्रवण तेज नहीं होगा, इसका भी श्रवण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना मेरे लाडले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर की। मानव स्त्रियों में रजो चक्कर के दौरान अंडोत्सर्ग सामान्य किस समय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम शानदार क्वेश्चन। आपको पता है अंडोत्सर्ग आर्तव चक्कर के 14 डेज होता है। बिल्कुल आपको ये तो पढ़ा हुआ है। अब ऑप्शन में 14वें नहीं आ जाए, ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, श्रवण प्रावस्था के समाप्त होने के ठीक पूर्व है। श्रवण प्रावस्था जानते हो क्या, यानी कौन सी प्रावस्था की बात कर रहे हैं, ल्यूटियल प्रावस्था की बात कर रहे हैं। प्रचुरोद्भवन प्रावस्था के प्रारंभ होने पर, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था के समाप्त होने पर और मध्य श्रावण प्रावस्था पर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा निकल के आने वाला है, करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास मेरे लाडले आपको यहाँ पर करना है। मानव स्त्रियों में रजोचक्कर के दौरान अंडोत्सर्ग सामान्यतः किस समय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है।
इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बना करके दिए जाते हैं। कथन वाले से क्वेश्चन है जो कई बार बच्चों को डिस्टर्ब कर जाते हैं। बच्चा याद रखना, प्रचुरोद्भवन की यदि मैं बात करूं तो इसको पुटकीय प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। कौन सी प्रावस्था के नाम से जानते हैं? पुटकीय। क्योंकि क्या होता है कि जैसे इसके अंदर ग्राफीन पुटक कोशिका बनती है, ग्राफीन पुटक कोशिका एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम में समसूत्री विभाजन को प्रेरित करके उसे पुनर्निर्मित करता है। तो ठीक है, आपको याद रखना प्रचुरोद्भवन प्रावस्था के समाप्त होने पर, तो यहाँ पर अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन अपरा या प्लेसेंटा का स्रावण उत्पाद नहीं है? सिंपल सा याद रखना, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा नहीं है? प्रोलेक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG यानी मानव ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। चार ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है? प्रोलेक्टिन होगा, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होगा। दीजिए बच्चा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इसका प्रत्येक विद्यार्थी आंसर देने का पूरा प्रयास करेगा। देखो बच्चों, अपरा के द्वारा 4 हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HCG, और एक होता है HPL, ठीक है ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन। प्रोलेक्टिन जो है वो नहीं स्रावित होता। यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर और पढ़ के जाना। एग्जाम के अंदर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बच्चों, इतना शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं, बिल्कुल सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं 14 नंबर की। मानव आर्तव चक्कर में पाए जाने वाली श्रवण प्रावस्था को एक यह नाम भी दिया जाता है एवं यह कितने दिनों तक होती है? देखो, आपको सीधा सीधा याद रखना है, आर्तव चक्कर के दौरान जो श्रावी प्रावस्था होती है उसका दूसरा नाम क्या है और वो कितने दिन तक चलती है, ये बताना है। देखो, पित्त पिंड प्रावस्था होती है, अंतिम लगभग 6 दिन तक चलती है। पुटक प्रावस्था होती है, अंतिम लगभग 6 दिन तक चलती है। पित्त पिंड प्रावस्था होती है, अंतिम 13 दिन तक चलती है। और पुटक प्रावस्था होती है, अंतिम 13 दिन तक चलती है। अच्छे बच्चों की तरह करेक्ट आंसर देने का पूरा प्रयास करना है मेरे लाडले। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखे गए जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप किसके पास में जाने वाले हैं? देखो बच्चों, हम जानते हैं श्रावी प्रावस्था को ल्यूटियल प्रावस्था के नाम से जानते हैं। कौन सी प्रावस्था के नाम से? ल्यूटियल। और ल्यूटियल प्रावस्था के अंदर पित्त पिंड का निर्माण होता है, तो इसलिए इसको पित्त पिंड प्रावस्था के नाम से जानते हैं, जो 15 दिन से लेकर के 28वें दिन के बीच चलती है, यानी 13 दिन की प्रावस्था है। तो डेफिनेटली अपने पास में 14 नंबर क्वेश्चन का से ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। क्या कहना चाहता है आपके पास में? शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आपको स्टेप याद रखनी है कि स्पर्म निर्माण या स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले स्पर्मेटिड, उसके बाद में स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। देखो, स्पर्मेटोगोनिया जो है इसकी यदि थोड़ी सी बात करें तो ये सबसे पहले आएगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर आपके सामने जरूर स्पर्मेटोगोनिया है, उसके बाद में स्पर्मेटोसाइट है, बिल्कुल है, लेकिन स्पर्मेटिड पहले आएगा तो ये भी रोंग है। अब देखो, बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ गलत हो गया। देखो, लास्ट वाला स्टेप मेरे लाडले क्या कहना चाहता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या कहता है? स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटिड है और शुक्राणु पूर्व है। शुक्राणु पूर्व बदल जाएगा शुक्राणु में। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। शुक्राणु के निर्माण का क्रम क्या होता है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है, उसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड बनते हैं। यहाँ पर अपने पास में स्पर्मेटोसाइट लिखा हुआ, तो ये इसमें दोनों ही आगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बच्चा, इसके बाद में स्पर्मेटिड है और उसके बाद में स्पर्मेटोजोआ यानी शुक्राणु कोशिका है। तो डेफिनेटली मेरे लाडले यहाँ पर अपने पास में द ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्त बहाव किसकी कमी के कारण से होता है? रक्त बहाव किसकी कमी के कारण से होता है? अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए मेरे लाडले, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। रक्त बहाव किसके, बहाव है बहाव,
इसका मतलब है आर्तव चक्र की पुनः शुरुआत हुई है। किसकी कमी के कारण से होता है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच, वेसोप्रेसिन। तो ऐसा क्वेश्चन आते ही खोपड़ी फोड़ देना और तुरंत मेरे लाडले उसके पास में पहुंच जाना और उसके ऊपर बॉक्स बना लेना अपना स्पेशल प्रकार का, क्योंकि हम जानते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिरने से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिरने से एंडोमेट्रियम टूट जाती है, रक्तस्राव के रूप में निकल जाती है, यानी रक्त बहाव शुरू हो जाता है। तो हम किसके पास में पहुंचेंगे? यानी 16 नंबर में दिया हुआ है ए ऑप्शन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर की। पात्र निषेचन द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है लाडले। किसकी बात कर रहा है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, दो प्रकार का होता है, एक इन विवो होता है और एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित करते हैं। किस में करते हैं भाई? झालर में, ग्रीवा में, गर्भाशय में, फेलोपियन नलिका में। दीजिए करेक्ट आंसर, किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं? यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल राइट आंसर निकाल करके लाना है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक स्टूडेंट का इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अब तो अंतिम समय है। अंतिम समय में जितनी जंग कर सकते हो उतनी जंग आपको करनी है। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा कई बार पूछे गए हैं और बच्चों ने कई बार जल्दबाजी में यहाँ पर गलतियाँ भी की हैं। उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना है, हमें तो इसका करेक्ट आंसर निकाल पाना है और बिल्कुल अपना जो 1 नंबर है वो हमें प्राप्त करना है। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। पात्र निषेचन के द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरकखंड वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। दीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं और एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन होते हैं। और वहाँ पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो हम तुरंत ही इसका डिसीजन कर लेते हैं। देखो बच्चों, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, 16 से कम की बात करें ना, जाइगोट की बात कर ले, अगला युग्मनज की बात करें, या 16 कोशिका तक की बात कर ले तो उसको तो हम फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे। और 16 से अधिक कोरकखंड वाले की बात करते बच्चा सीधा सीधा बेझिझक आप यूट्रस में चले जाना, यानी गर्भाशय में चले जाना। से ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, गलती मत कर देना। मैं क्या कह रहा हूँ, युग्मनज आ जाए तो आपको करना है फेलोपियन ट्यूब। यदि 16 कोशिका तक नाम आ जाए तो भी जाना है आपको फेलोपियन ट्यूब। लेकिन 16 से अधिक आ जाए, चाहे 32 कोशिका भी नाम आ जाए, तो आपको देना है करेक्ट आंसर, आपके पास में यूट्रस हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बिल्कुल। अब देखो बच्चा, बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। एक निसंतान दंपति है और उसको गिफ्ट के माध्यम से, गिफ्ट नामक टेक्निक के जरिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। इस टेक्निक का आपको पूरा नाम बताना है। युग्मक आंतरिक निषेचन और स्थानांतरण, जनन कोशिका और आंतरिक फिलोपियन नलिका स्थानांतरण, युग्मक वीर्य सेचित का फिलोपियन स्थानांतरण, युग्मक अंत फिलोपियन नलिका का स्थानांतरण। दीजिए करेक्ट आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। देखो बच्चों, हमें फंसाने की प्रयास किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको तो क्या काम करना है, इस गिफ्ट की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है, गेमेट होता है। ठीक है ना, गेमेट इंट्रा, गेमेट क्या होता है, इंट्रा। और इसके बाद में अपने पास में आ जाएगा फेलोपियन, फेलोपियन, और उसके बाद में क्या दे रखा है, टी, तो आपको बताना है यहाँ पर ट्रांसफर। सिंपल सा याद रखना है, युग्मक अंतर फिलोपियन नलिका का स्थानांतरण। यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो आया अपने पास में द ऑप्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन मोचित करने वाली आईयूडीज है? मल्टीलोड 375, LNG20, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LNG20, ग्रीवाटोपी, वोल्ट। दीजिए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक हार्मोन मोचक करने वाली इंट्रायूटेराइन युक्ति है, अंतःगर्भाशय युक्ति है, आईयूडीज है? देखो बच्चा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है मल्टीलोड 375। इसके बारे में आपके सामने बात करते हैं। मल्टीलोड 375 जो होती है वो तांबा मोचक आईयूडी है। ठीक है ना, एक तो कॉपर टी होता है, एक कॉपर 7 होता है और एक मल्टीलोड 375 होता है। ये तो है तांबा मोचक आईयूडी।
और हार्मोन मोचक की बात पूछ लेना बच्चा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने पास में ब ऑप्शन है, LNG20 होता है। और इसके अलावा एक होता है प्रोजेस्टासर्ट। क्या होता है? प्रोजेस्टासर्ट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है इसका प्रोजेस्टासर्ट, दो याद करने। गिरवा टोपी और वोल्ट जो होती हैं ये तो रोध विधि के अंदर आती हैं। किस विधि के अंदर आती है? रोध। तो यहाँ पर अपने पास में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बारे में मैं एक बार फिर से गोला कर देता हूँ, LNG20 इसका करेक्ट आंसर है, रेड कलर में, बिल्कुल ब ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं 20 नंबर की। ट्यूबेक्टोमी बंदेकरण की एक विधि है जिसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्यूबेक्टोमी की बात कर रहा है बच्चा, ट्यूबेक्टोमी की बात कर रहा है, इसका मतलब महिला नसबंदी की बात कर रहा है अगला। तो देखो, डिंब वाहिनी नली का छोटा भाग काट करके बांध दिया जाता है, अंडाशय को शल्य क्रिया के द्वारा निकाल दिया जाता है, वास डिफरेंस को छोटा भाग निकाल दिया जाता है, बांध दिया जाता है, गर्भाशय को शल्य क्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मैं बिल्कुल टाइम नहीं लेने वाला हूं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास में डिंब वाहिनी यानी अंड वाहिनी या फिलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, उसका एक छोटा टुकड़ा काटेंगे और काट करके निकाल देंगे या उसको बांध देंगे, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? IVF की बात कर रहा है। के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? अंडाणु का फिलोपियन नलिका में, युग्मनज का फिलोपियन नलिका में, युग्मनज का गर्भाशय में, ब्लास्टोमियर यानी 16 ब्लास्टोमियर यानी 16 कोरक खंड वाले भ्रूण का फिलोपियन नलिका में। इसका करेक्ट आंसर देना, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। एक और शानदार धमाका आपके सामने रखा गया, बिल्कुल सभी विद्यार्थी का करेक्ट आंसर यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। दीजिए करेक्ट आंसर, यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो बच्चों, IVF की बात कर रहा ना, तो स्थानांतरण की यदि बात करें तो इसके अंदर आपको जाना है युग्मनज का फिलोपियन नलिका में स्थानांतरण, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का अपने पास में ब ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। जीवी निषेचन की बात कर रहा है, इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है कि तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फिलोपियन नलिका में होता है? ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, केवल भ्रूण का 8 कोशिकीय अवस्था तक, युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय नलिका क्या है 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राक भ्रूण का, बिल्कुल, और 32 कोशिकीय अवस्था के भ्रूण का, और केवल युग्मनज का। देखो बच्चा, फिलोपियन नलिका की बात कर रहा ना, तो मैंने एक क्वेश्चन में पहले इसके बारे में बता दिया था, मैं सीधा आंसर के पास में जाऊंगा। फिलोपियन नलिका का नाम आते ही आपको एक बात याद रखनी है, इसमें जाइगोट को स्थानांतरित करते हैं या फिर 8 कोशिकीय कोरकखंड को स्थानांतरित करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा ब ऑप्शन। 16 से ज़्यादा आ जाए, 32 आ जाए, इसका मतलब उसको हम किस में स्थानांतरित करते हैं? गर्भाशय के अंदर। 32 वाले को किसके अंदर करेंगे? गर्भाशय के अंदर करेंगे। याद रख लेना, कंफ्यूज होना नहीं, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा और आपको कंफ्यूज करके जाएगा वो क्वेश्चन। मेरे लाडले सेशन को अधिक से अधिक लाइक कर दो, शेयर करना ना भूलें, प्रत्येक विद्यार्थी को लाभ मिले। देखो, एमनियोसेंटेसिस, पहले बात तो एमनियोसेंटेसिस का नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए, किसकी बात कर रहा है? अगला उल्बवेदन की बात कर रहा है कि तकनीक का अनुमोदित उपयोग है, कि इसका सही उपयोग क्या है? अजन्मे गर्भ के लिए लिंग जांच कर देना, कृत्रिम वीर्य सेचन कर देना, सरोगेट माता की गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण कर देना, आनुवंशिक असामान्यता की जांच करना। भाई, उल्बवेदन की शुरुआत क्यों की गई थी? टारगेट क्या था उल्बवेदन का? उल्बवेदन होता क्या है? एमनियोसेंटेसिस टेक्निक क्या होती है? देखो बच्चों, याद रखना, माता के गर्भ में पल रहे बच्चे में आनुवंशिक असामान्यता का पता लगाने की जो जांच थी उसको कहा गया था उल्बवेदन या एमनियोसेंटेसिस। लेकिन यहाँ पर इसकी आड़ में क्या होने लग गया था? लिंग की जांच और कन्या भ्रूण हत्या, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एग्जाम में पूछे जाए ना कि एमनियोसेंटेसिस वास्तव में क्या है, तो आनुवंशिक असामान्यता की जांच का एक मेथड है। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं 24 नंबर की। निम्न में से ओरल पिलों का अवयव है, ओरल पिल्स कैसे बनती हैं, मुख्य गोलियां कैसे बनती हैं? और ओरल पिल्स क्या होती हैं? गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। दीजिए करेक्ट आंसर। ओरल पिल जो होती है वो किसका अवयव है? तो बच्चों अच्छी तरीके से याद करना, मेमोरी में फिट कर लेना, इसका करेक्ट आंसर अपने पास में प्रोजेस्टेरोन होगा। देखो, ओरल पिल जो होती है ना, या तो बनाई जाती है प्रोजेस्टेरोन से, या फिर प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन के संगम से बनाई जाती हैं, संयोजन से बनाई जाती हैं।
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा अपने पास में ए ऑप्शन। अब बच्चों बात करते हैं 25 नंबर की क्वेश्चन की। अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक के प्रवेश करने की तकनीक है। अंडवाहिनी में सीधे ही युग्मक के प्रवेश करने की तकनीक है। देखो अंडवाहिनी में गेमेट को लेकर जा रहे हैं तो MTS है, IVF है, या फिर इसके अंदर पोस्ट है, या इसके बाद में ET है। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑल स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं बच्चा। देखो अच्छी तरीके से समझना है, और हम चर्चा भी कर चुके हैं इसके बारे में। अंडवाहिनी में हम गेमेट को सीधा प्रवेश करवा रहे हैं तो इन विट्रो इन विवो फर्टिलाइजेशन को काम मिलेंगे। ठीक है, ये अपने पास में बे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किससे रोकती है? देखो मादा में मुख्य गर्भ निरोधक, इसका मतलब पहले तो आपको ये याद रखना, अगला किसकी बात कर रहा है? पिल्स की बात कर रहा है। वो सहेली की हो सकती है, वो आपातकालीन गोली की हो सकती है, वो फिर माला डी माला एन की हो सकती है। देखो अंडोत्सर्ग को रोकेगी, निषेचन को रोकेगी, रोपण को, योनि में शुक्राणु के प्रवेश को रोकेगी। दीजिए करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? पिल्स किसको रोकने का काम करती है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान देना है, ये किसको रोकने का काम करती है? अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करती है। ओवुलेशन मैकेनिज्म जो होती है उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो अपने पास में इस 26 नंबर क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। कॉपर टी का क्या कार्य है? कॉपर टी के कार्य की बात कर रहे हैं। विदलन रोकना, निषेचन रोकना, उत्परिवर्तन रोकना, ग्रेस्टुलेशन रोकना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट का आना चाहिए। बहुत सोच समझ करके आपके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं। कॉपर टी जो होती है वो इस प्रकार से बनाई जाती है, ये कॉपर टी होती है बिल्कुल, जो क्या काम करती है, यानी वेजाइना के अंदर गर्भाशय से लेकर के वेजाइना तक की मार्ग के अंदर ये कॉपर आयन को मुक्त कर देती है, जो शुक्राणु को मारने का काम करती है। तो डेफिनेटली बच्चा यहाँ पर याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन को रोकना। यहाँ पर अपने पास में बे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 28 की बात कर रहे हैं। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग को रोकता है, एस्ट्रोजन को बाधित कर देता है, एंडोमेट्रियम से युग्मनज के जुड़ाव को रोकता है, उपरोक्त सभी। दीजिए करेक्ट आंसर। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडोत्सर्ग को रोकेगा, एस्ट्रोजन को बाधित कर देता है, एंडोमेट्रियम के से युग्मनज को जुड़ने से रोक देता है, या उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखो बच्चों, उपरोक्त सभी के चक्कर में जाना मत, फंस मत जाना। ये भी क्या काम करता है? अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करता है। डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, और बच्चों ध्यान से पढ़ के जाना है। एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार घोचा कर देते हैं, समस्या पैदा कर देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन जैसे देखो इस प्रकार से डीएनए की कुंडली होती है, इस प्रकार से डीएनए होता है, तो इस डीएनए की कुंडली को आगे जाकर के खोलने का काम करता है। डीएनए हेलिकेज होगा, डीएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज होगा। दीजिए करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यानी डीएनए की कुंडली को खोलने का काम कौन करेगा? डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, और यहाँ पर बॉक्स कर लो आप से ऑप्शन के पास में, यानी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपके पास में से ऑप्शन। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसलेशन के समय, ट्रांसक्रिप्शन के समय, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के समय क्या काम करता है? डीएनए की कुंडली को खोलने का काम करता है। तो डेफिनेटली इसके अंदर अपने पास में से ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन की बात बताइए। कौन कौन से प्यूरिन हैं जो डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं? देखो डीएनए की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल देखो इसके अंदर क्या होता है? एडेनिन होता है एडेनिन, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर ग्वानिन होता है, इसके अंदर साइटोसिन होता है,
और इसके अंदर थाइमिन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरएनए की। एडेनिन होता है, गवानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो अब आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, इस लाइन से आप इस एक को हटा दो, बाकी मिल जाएंगे। देखो, साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन, तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल तो आरएनए में नहीं पाया जाता, पहला ऑप्शन डिलीट हो गया। एडेनिन और थाइमिन तो ये भी डिलीट हो गया। एडेनिन और गवानिन, देखो है क्या भाई एडेनिन और गवानिन, तो बिल्कुल देखो एडेनिन और गवानिन दोनों में पाए जाते हैं, ऑप्शन से सही हो गया। और यहाँ पर थाइमिन और साइटोसिन ये भी रॉन्ग हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन आपके सामने किया हमने। 30 नंबर क्वेश्चन का अपने पास में सही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्त अनुक्रम घुंडी का तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाहता है? नूतन डीएनए अनुक्रम होगा, आरएनए रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना होता है, पॉलीपेप्टाइड अभिव्यक्ति होती है, डीएनए बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होता है व्यक्त अनुक्रम घुंडी? यदि आपने जेनेटिक्स का सेकंड पोर्शन अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर के पास में पहुंचना है। व्यक्त अनुक्रम घुंडी क्या होती है? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आते ही आपको रट्टा मार के जाना है एग्जाम में, मेरे लाडले बहुत अच्छा क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आरएनए रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में बे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? मैं कहता हूं लगा लो 5 स्टार। 32 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपेगा इस चैप्टर से। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक था, हर्षेचेज नामक वैज्ञानिक था, मैक्लोड और मैकार्टी था, हरगोविंद खुराना था। बिल्कुल डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसका अंतिम प्रमाण किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था, हर्षेचेज ने दिया था, एवरी मैक्लोड और मैकार्टी ने दिया था, हरगोविंद खुराना ने दिया था। दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के पास में आप जाने वाले हैं। इतना शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है मेरे लाडले, बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। देखो ऐसा क्वेश्चन आते ही आपको तुरंत किसके पास में जाना है? हर्षेवचेज के पास में जाना है। हर्षेवचेज वो साइंटिस्ट था जिन्होंने ये प्रमाणित कर दिया था कि वास्तव में ही डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होता है। भूल मत जाना बच्चे, अपने पास में आज का जो डेट है, कल का दिन आपके पास में और है, परसों तो आप जंग लड़ने वाले हैं, युद्ध करने वाले हैं। आर्यवचस से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करते हुए बिना टेंशन के, विदाउट डिप्रेशन, विदाउट टेंशन के, बिल्कुल पूरी तरीके साथ में आप परीक्षा में पार्टिसिपेट करें और अपना पेपर अच्छी तरीके से करने का पूरा पूरा प्रयास करें। बात करते हैं 33 के सामने क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? लगातार क्षारयुग्मों के बीच की दूरी, बिल्कुल हम जानते हैं 0.34 नैनोमीटर होती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रम होती है। एक स्तनपायी कोशिका के डीएनए कुंडली में क्षारयुग्मों की संख्या ये है, तो डीएनए की लंबाई कितनी हो सकती है? तो बच्चा जब 6.6 गुणा 10 की घात है, ये आपके सामने 9 है बच्चा, 10 की घात 9 को हम मल्टीपल कर दें 0.34 से, ठीक है। मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा 10 बिठाऊंगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा 100 बिठाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो अपने पास में 6 हो जाएगा और अपने पास में कोई संख्या बची नहीं, फिर 66 और 34 बच गया। इसको मल्टीपल करेंगे तो 2.2 मीटर आएगा। आपको तो याद ही रख लेना, क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन संख्या चेंज नहीं आ सकती, सीधा सीधा ऐसा दिया हुआ आएगा। तो उससे किसकी बात कर रहा है अगला? डीएनए कुंडली में क्षारयुग्मों की इतनी संख्या है, तो उसकी लंबाई की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा, 2.2 मीटर उसके डीएनए की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अपने पास में बे ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं 34 नंबर की। डीएनए की अर्धश्रृंखली प्रतिकृति सर्वप्रथम किस में प्रदर्शित की गई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन। डीएनए की अर्धश्रृंखली प्रतिकृति किस में व्यक्त की गई थी? डीएनए की संरचना इस प्रकार से होती है, दोनों भुजाएं इस प्रकार से खुल जाती है, फिर इनके पास में डीएनए टेम्पलेट की भांति काम करता है, दूसरी लड़ी का निर्माण होता है। साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, एस्टेरिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, दीजिए करेक्ट आंसर। अर्धश्रृंखली प्रतिकृतिकरण जो है, रेप्लिकेशन है, उसका अध्ययन सबसे पहले किस में किया गया था?
बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से। रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे लाडले आप क्या क्वेश्चन का ऑप्शन राइट करने वाले हैं? याद रखना, ई कोली जीवाणु को मत भूल जाना। कौन से जीवाणु को? ई कोली जीवाणु में सबसे पहले अर्धश्रृंखसी प्रतिकृति का अध्ययन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में 6 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। डीएनए अणु के भीतर, डीएनए अणु के भीतर क्या होता है भाई? देखो, डीएनए अणु के भीतर की बात कर रहे हैं। थाइमिन के प्रति एडेनिन का अनुपात अलग अलग जीव में अलग अलग होता है। दो रज्जुक होते हैं, एक दूसरे के प्रति समानांतर चलते और 5 एंड 3 एंड दिशा में तथा दूसरा 3 एंड 5 एंड दिशा में। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड की सकल मात्रा सदैव बराबर नहीं होती। दो रज्जुक होते हैं जो 3 एंड 5 एंड दिशा में समानांतर चलते हैं। देखो बच्चों, समानांतर तो चलेंगे ये, लेकिन ये हमेशा कैसे चलते हैं? अपोजिट साइड में चलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो रज्जुक होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन एक 5 एंड 3 एंड दिशा में चलेगा तो दूसरा 3 एंड 5 एंड दिशा में चलेगा। 35 नंबर के अंदर अपने पास में बे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से राज एजुकेटर के द्वारा एक बार फिर से आर्यवचस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी दोस्तों के लिए एक युद्ध और किया गया, जिसमें आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में 35 क्वेश्चन रखे गए थे, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, इन चैप्टर से आपके सामने 35 क्वेश्चन रखे गए थे, जो एग्जाम की दृष्टि से एक प्रकार का मसाला है, रामबाण साबित होने वाले बच्चे। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में जो भी डाटा आपके सामने रखा गया है बच्चों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि एक बार पढ़ करके जरूर जाना और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, और जैसे एग्ज़ाम के बाद में घर पहुंचो, पेपर में आप अपना आंसर मिलाओ, आंसर की मिलाओगे तब आप अपने क्वेश्चनों के साथ में उस पेपर वाले क्वेश्चन को मिलाना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू छपते हुए नजर आएंगे। तब आपको, यदि आप पढ़ करके जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए लाभ होगा, और नहीं पढ़ करके जाएंगे फिर मिलाएंगे तो अफसोस होगा। तो बिल्कुल बच्चों, और अधिक से अधिक अब जो भी आपके पास में टाइम बचा है, इस टाइम के अंदर आपको अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू को करना है, और पीछे वाले पेपर को भी ध्यान देना है। अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल करते हुए जाना है, और आपके पास में बहुत कम टाइम है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। बिल्कुल हमारी तैयारी फुल है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सारे टॉपिक क्लियर हैं। इस प्रकार की थॉट को रखते हुए आप बिल्कुल बिना सोचे और थोड़ा सा धैर्य के साथ में, और डिप्रेशन लेना नहीं है, विदाउट डिप्रेशन के आपको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है, और बिल्कुल आराम से आप पेपर कर लेंगे, ऐसा मैं आपके साथ में विश्वास रखता हूँ। इसी प्रकार से हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।